आजादी के लगभग 78 साल बाद यह सवाल अक्सर उठता है, भारत आज भी पश्चिमी देशों की बराबरी क्यों नहीं कर पाया है। जब हम जीडीपी प्रति व्यक्ति, मानव विकास सूचकांक या जीवन की गुणवत्ता जैसे पैमानों पर तुलना करते हैं तो एक अंतर साफ दिखाई देता है। लेकिन यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, यह कहानी है शून्य से शिखर तक पहुंचने के एक असाधारण सफर की, जिसमें चुनौतियों के पहाड़ थे लेकिन उम्मीदों का आसमान भी था। यह समझने के लिए कि हम आज कहां हैं, हमें उस बिंदु पर वापस जाना होगा जहां से यह यात्रा शुरू हुई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत ने आजादी का सूरज तो देखा, लेकिन यह एक ऐसी सुबह थी जिसकी रात बहुत लंबी और दर्दनाक थी। हमें विरासत में मिला था एक ऐसा देश जिसे 200 साल की गुलामी ने खोखला कर दिया था। बंटवारे का जख्म गहरा था जिसने लाखों लोगों को बेघर कर दिया और अभूतपूर्व हिंसा को जन्म दिया। उस समय भारत की साक्षरता दर महज 12% थी, यानी 10 में से लगभग 9 लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि देश के भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लगभग न के बराबर थीं, जिसके कारण औसत भारतीय की उम्र सिर्फ 32 साल थी। गरीबी और कुपोषण हर घर की कहानी थी। सदियों तक दुनिया की अर्थव्यवस्था का केंद्र रहा भारत अब अपनी ही जमीन पर भूखा था। अंग्रेजों की नीतियों ने हमारे पारंपरिक उद्योगों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था और भारत को सिर्फ कच्चे माल का सप्लायर बनाकर छोड़ दिया था। हमारी फैक्ट्रियां बंद थीं, हमारे कारीगर बेरोजगार थे और हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर निर्भर थी, जो खुद मानसून के भरोसे थी। दूसरी तरफ पश्चिमी देश, खासकर ब्रिटेन, हमसे 150 साल आगे चल रहे थे। वे औद्योगिक क्रांति के कई चरण पार कर चुके थे। उनकी फैक्ट्रियां दिन रात धुआं उगल रही थीं। उनके पास आधुनिक तकनीक थी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर था और सबसे बढ़कर उन्होंने भारत जैसे उपनिवेशों के शोषण से अपनी तिजोरियां भर ली थीं। जब हम एक राष्ट्र के रूप में अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहे थे, वे विज्ञान, शिक्षा और सैन्य शक्ति में नई ऊंचाइयों को छू रहे थे। यह एक ऐसी दौड़ थी जिसमें हमें शुरुआत ही सैकड़ों मील पीछे से करनी थी, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक नए भारत की नींव रखी गई। इसे राष्ट्र निर्माण का दौर कहा गया। देश भर में बड़े बड़े बांध जैसे भाखड़ा नांगल बनाए गए, जिन्हें नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा। शिक्षा और विज्ञान को प्राथमिकता देते हुए IITs, IIMs और AIMS जैसे विश्वस्तरीय संस्थानों की स्थापना की गई, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान के दरवाजे खोले। इसी दौर में भारत ने एक और बड़ी लड़ाई जीती, भूख के खिलाफ। 1960 के दशक में आई हरित क्रांति ने भारतीय कृषि की तस्वीर बदल दी। MS स्वामीनाथन जैसे वैज्ञानिकों के नेतृत्व में उन्नत बीजों और नई तकनीक के दम पर भारत अनाज की कमी वाले देश से आत्मनिर्भर बन गया। इसके साथ ही श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। यह शुरुआती दशकों की वो नींव थी जिस पर आज का भारत खड़ा है। हालांकि शुरुआती दशकों में अपनाई गई संरक्षणवादी आर्थिक नीतियों, जिन्हें लाइसेंस राज भी कहा जाता है, ने विकास की रफ्तार को धीमा कर दिया था। 1991 तक भारत एक गंभीर आर्थिक संकट के कगार पर पहुंच गया। तब देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। प्रधानमंत्री वी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की जोड़ी ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। लाइसेंस राज को खत्म किया गया, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया और दुनिया के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए गए। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने भारत की उद्यमशीलता की भावना को उजागर किया और आने वाले दशकों की तेज प्रगति के लिए मंच तैयार किया। 1991 के बाद भारत ने जो रफ्तार पकड़ी, उसने दुनिया को हैरान कर दिया। हमने सिर्फ प्रगति नहीं की, बल्कि कई क्षेत्रों में दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता दिखाई। एक देश जो कभी सुई भी आयात करता था, आज अपने दम पर सैटेलाइट बना रहा है और उन्हें सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO ने मंगलयान और चंद्रयान जैसे मिशनों को हॉलीवुड की फिल्मों से भी कम बजट में पूरा करके दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया। आर्थिक मोर्चे पर हम ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। यह महज एक रैंकिंग नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के परिश्रम और आकांक्षाओं का प्रतीक है। आज भारत की ताकत कुछ खास क्षेत्रों में साफ दिखती है।
हमारा आईटी सेक्टर दुनिया का बैक ऑफिस कहलाता है। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहर ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब बन चुके हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को सॉफ्टवेयर और सेवाएं प्रदान करते हैं। अंतरिक्ष में आईएसआरओ की सफलता की कहानी हम देख ही चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी क्रांति जमीनी स्तर पर हुई है डिजिटल पेमेंट में। यूपीआई ने भारत में लेन देन का तरीका ही बदल दिया है। आज एक रेहड़ी पटरी वाला भी आसानी से क्यूआर कोड से पेमेंट लेता है। यह वित्तीय समावेशन का एक ऐसा मॉडल है जिसे दुनिया अपनाना चाहती है। और फिर है हमारी स्टार्टअप क्रांति। आज भारत, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हर दिन नए आइडियाज जन्म ले रहे हैं, जो न केवल रोजगार पैदा कर रहे हैं, बल्कि भारत की समस्याओं के लिए भारतीय समाधान भी खोज रहे हैं। यह सच है कि पश्चिमी देशों को इतिहास में 150 साल की बढ़त दी थी, लेकिन भारत अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर इस अंतर को तेजी से कम कर रहा है। हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी युवा आबादी। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जहां 65% से ज्यादा लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर हम इस युवा ऊर्जा को सही कौशल और अवसर दे पाए, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। डिजिटल क्रांति ने इस ऊर्जा को पंख लगा दिए हैं। आज गांव-गांव तक इंटरनेट की पहुंच ने अवसरों का एक नया ब्रह्मांड खोल दिया है। इन सब के साथ दुनिया में भारत की बढ़ती साख और वैश्विक मंच पर हमारी मजबूत आवाज ये संकेत देती है कि आने वाले 25 साल भारत के हो सकते हैं। एक ऐसा स्वर्ण युग जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, लेकिन इस स्वर्ण युग तक पहुंचने की राह आसान नहीं है। हमें अभी भी गरीबी, असमानता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसी गंभीर चुनौतियों से पार पाना है। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास का लाभ हर नागरिक तक पहुंचे। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि क्या भारत आगे बढ़ सकता है। असली सवाल यह है कि इस असाधारण अवसर को हकीकत में बदलने के लिए एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में क्या हम तैयार हैं।